तो चैप्टर 4 में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं जेनेटिक्स के उन कॉन्सेप्ट्स, उन सिद्धांतों को जो हमें ये बताते हैं कि किसी भी जीव के कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से जाते हैं और जो आने वाली पीढ़ी है वो अपनी पिछली पीढ़ी यानी माता पिता से अलग होती है, उसके पीछे क्या सिद्धांत है। इसको साइंस में बड़े सभ्य तरीके से बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो साइंस के मोरल को एक बार साइड कर देते हैं, हम अपने लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि भैया हमें जाननी है साइंस जो हमें ये बताए कि किसी भी जीव के, वो इंसान, जानवर, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो सकता है, उसके माता पिता से लक्षण पीढ़ी में किस तरह से जाते हैं। इसको हिंदी में कह देते हैं हम वंशागति। ठीक है। और आने वाली पीढ़ी जो जिस तरह से या जिन लक्षणों में विभिन्न होती है अपने पेरेंट्स से, उसके पीछे क्या सिद्धांत है, जिसको हम कहते हैं विभिन्नताएं, और इंग्लिश में कहते हैं इसको वेरिएशंस। इसके पीछे की साइंस क्या है। तो पिछले लेक्चर में हमने समझा था रिकॉम्बिनेशन को। अगर आपको याद हो तो, नहीं है कोई बात नहीं, अब समझ लो। रिकम्बाइन का मतलब क्या है, जब पेरेंट्स यानी कि मेल और फीमेल, ठीक, जब इन दोनों के क्रोमोसोम, समझना ध्यान से इस चीज़ को, पास पास आते थे तो क्या होता था। और हमने ये भी जाना था कि हर एक क्रोमोसोम पे कुछ लक्षण को कंट्रोल करने वाले जीन लोकेटेड होते हैं, यानी कि रहते हैं। तो जब ये क्रोमोसोम पास आते थे तो ये क्या करते थे, एक दूसरे से जुड़ते थे। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा तो याद करो, क्योंकि ये याद नहीं आएगा तो नहीं समझ में आएगा। और इस जुड़ने में, इस प्रोसेस में क्या होता था, एक दूसरे के जीन क्या हो जाते थे, एक्सचेंज हो जाते थे। इसको बोलते हैं रिसप्लिंग ऑफ जीन्स, या साइंस की सभ्य भाषा में हम कहते हैं इसको क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर तो समझते हैं ना, क्रॉस का साइन कैसा होता है, एक्स नुमा होता है। इसका मतलब क्या है कि इस एक क्रोमोसोम के जीन क्रॉस करके पहुंच जा रहे हैं बी क्रोमोसोम में, और बी क्रोमोसोम के जीन क्रॉस करके पहुंच जाते हैं ए में। ठीक, इसको फिलहाल यहीं छोड़ते हैं। तो इस तरह से रिकम्बिनेशन से क्या डेवलप हो रहा था, वेरिएशंस बन रहे थे। क्यों बन रहे थे वेरिएशंस, यानी कि विभिन्नताएं आ रही थी किस में, आने वाली पीढ़ी में। इसकी वजह क्या थी कि जो लक्षण होता है, कोई भी लक्षण ले लो आप चाहे, उस लक्षण को नियंत्रित करने वाला कोई एक भाग होता है किसी भी जीव के अंदर, और वो भाग कहलाता है जीन, जिसको मेंडल ने कहा था फैक्टर। और ये जीन से मिलकर बनते हैं क्रोमोसोम, जो आप यहाँ देख रहे हो, जो मैंने बनाया है गंदा सा डायग्राम। और क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम अपने आप में कहलाता है डीएनए का एक मॉलिक्यूल। इतनी बात आ रही समझ में? तो डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, इन तीनों को अगर तुम एक नाम देना चाहो ना तो दे सकते हो, वो है जेनेटिक मटेरियल, या हिंदी में इसको कह सकते हो आप आनुवंशिक पदार्थ। तो इतनी रामायण में आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको ये जो साइंस है ना, ये ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट हो सके। ठीक है, पढ़ना तो ठीक है, अच्छी बात है, बट वो पढ़ने के बाद अप्लाई करना वो ज़रूरी है ना, कि ये साइंस हमारे अंदर कहाँ छुपी है। तो हम ये समझ रहे हैं कि भैया हमारे अंदर जो विभिन्नताएं आई हैं अपने मम्मी पापा से, उसके पीछे की साइंस क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो है रिकॉम्बिनेशन। इसकी वजह से आया वेरिएशन। वेरिएशन क्यों आया, क्योंकि जो जीन था जिससे मिलकर क्रोमोसोम बनता है, वो जीन का क्रम बदल गया बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इस वजह से लक्षण बदल गए, और इस वजह से क्या हुआ, विभिन्नताएं आई। बट यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि वेरिएशन आने
के और भी रीज़न होते हैं, जिसमें एक और भी आता है जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन। बट रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन में अंतर ये है कि म्यूटेशन बेसिकली क्या होता है, ये स्टिमुलेटेड होता है। स्टिमुलेटेड का मतलब होता है कि जिस तरह से रिकॉम्बिनेशन क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। रिकॉम्बिनेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, किसी भी कोई फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, और ये पॉजिटिव चेंज लाता है किसी भी जीव में या किसी जीव की संतानों में। बट म्यूटेशन से क्या होता है, ये स्टिमुलेटेड है, यानी कि कुछ केमिकल, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो सेल को स्टिमुलेट करते हैं, उनको कह देते हैं म्यूटेजेंस। और उसकी वजह से क्या होता है, जीन में परिवर्तन होता है, या जीन लेवल पे हम कह सकते हैं परिवर्तन होता है। अब जीन लेवल पे क्या परिवर्तन होगा, देखो जीन जो होते हैं ना, वो अपने आप में एक सीक्वेंस होता है, या हम कह सकते हैं क्रम होता है कुछ रसायनों का, जिसको हम बायोलॉजी या साइंस की भाषा में कहते हैं एडेनिन। अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। डीएनए का जब टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें आपको डिटेल में इसमें पढ़ने को मिलता है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस आपको अभी कि जीन बेसिकली क्या होता है। तो मान लो कि एडेनिन ATGC, छोड़ो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, ATGC ये अभी क्या है, एक क्रम है, ठीक उस तरह से जैसे मान लिया RAM, इसको जब एक क्रम में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, राम, एक अर्थ बनाएगा। लेकिन इसी को अगर हम MRA कर दें तो अब इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। आई बात समझ में। ठीक इसी तरह से जब कुछ रसायन एक क्रम में रहते हैं तो इस संरचना, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जीन, और इस जीन से एक प्रोटीन बनती है, और इस प्रोटीन से एक लक्षण सामने आता है, ठीक है, जो हमें बाहरी तौर पर दिखाई देता है। लेकिन वहीं अगर ये क्रम बदल जाए, जैसे ATGC की वजह ये क्या हो जाए, TAGC हो जाए, जिस तरह से राम को हमने क्या बना दिया, MRA बना दिया, तो अब इसका जो प्रोडक्ट होगा या इससे जो प्रोटीन बनेगी, इसका जो फिनोटाइपिक करैक्टर या बाहरी जो लक्षण होगा, बाहरी लक्षण ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब हो सकता है कुछ कैंसरस सेल्स बन जाएं, कैंसर जो होता है वो म्यूटेशन की वजह से ही होता है, ठीक है, या कुछ और यानी कि अदर कोई लक्षण सामने आ जाए। तो यहाँ हमने समझने की कोशिश क्या की है कि विभिन्नताएं जिसको हम स्टडी कर रहे थे, विभिन्नताएं जीवों में दो तरीके से आती हैं। एक रिकम्बिनेशन जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है और जो कि पॉजिटिव चेंज लाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट है म्यूटेशन, हिंदी में इसको कहते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, इसकी वजह से भी वेरिएशंस आते हैं, बट मोस्ट ऑफ केसेस में म्यूटेशन से क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, नेगेटिव इफेक्ट, और ये स्टिमुलेटेड होते हैं जिन केमिकल, जिन रसायन, जिन कारकों की वजह से म्यूटेशन होता है उनको बोलते हैं म्यूटेजन। और कहाँ होता है, ये जीन लेवल पे होता है। मैंने बता दिया जीन लेवल का मतलब क्या है। जीन बेसिकली क्या है, एक संरचना जो कुछ रसायनों का एक क्रमबद्ध है, ये जो कुछ रसायनों की क्रमबद्ध संरचना है। तो इस क्रमबद्ध संरचना में जब चेंजेस हो जाए, जैसे कि मैंने यहाँ बताया ATG से TAGC हो जाए, तो इससे जो प्रोटीन बनती है उसका प्रोडक्ट बदल जाता है, और वो प्रोडक्ट नेगेटिवली रूप में कैंसर के रूप में सामने आ सकता है, किसी और के रूप में। इसका एक और आसान हमने लिया था, अगर राम को जो लेटर है, राम की जो लेटर है उसको अगर हम सीक्वेंस चेंज कर दे तो एक अर्थ बनता है, वो दूसरे में अर्थ नहीं बनेगा। तो ये कहलाता है म्यूटेशन, ठीक। अब सवाल आता है म्यूटेशन कितने लेवल पे होता है। तो अब हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर। तो अब म्यूटेशन को समझते हैं। म्यूटेशन अपने आप में एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर, देखो यहाँ समझ लो अच्छी तरह से, जेनेटिक का मतलब जीन और डिसऑर्डर मतलब ऑर्डर और डिस। अगर एक ऑर्डर को हम बदल दें
जैसे कि राम को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बदल के MRA कर दिया, तो ये क्या होगा, ये है ऑर्डर और ये है डिसऑर्डर। ठीक इसी तरह से ATGC ये है एक ऑर्डर जीन लेवल पे, अगर हम इसको TAGC करते तो ये हो जाएगा एक डिसऑर्डर। तो बात समझ में आ गई। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब हो गया जीन लेवल पे जब उनका क्रम बदल जाए तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। और इसको बदलने के जो कॉन्सेप्ट है, रीज़न है, वो दो हैं। एक म्यूटेशन जो नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, एक रिकॉम्बिनेशन जो पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो हमें समझना है म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन जब जीन लेवल पे होता है, जीन लेवल, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। साइंस में मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर या डिसऑर्डर कह सकते हो, जेनेटिक कह दो तो ज़्यादा क्लियर है। मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों कह रहे हैं, अब दिमाग लगाओ अपना, इतना तो पता होगा ना क्यों। क्योंकि जीन टर्म सबसे पहले किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। क्या नाम दिया था इसका, फैक्टर। इसीलिए जब जीन लेवल पे कोई बदलाव होता है या म्यूटेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। और मैंने आपको बता दिया जीन लेवल पे बदलाव होने का क्या रीज़न है या क्या मतलब है, जीन लेवल पे चेंजेस का क्या मतलब है। तो चेंजेस कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। मान लिया कोई जीन ए है, जीन ए, तो जीन ए अगर डिलीट हो जाए तो भी एक बदलाव है, ठीक। या मान लिया कोई जीन ए के साथ एक्स्ट्रा जीन बी ऐड हो जाए, यानी कि एडिशन, तो भी एक बदलाव कहलाएगा ये, ठीक। तीसरा, मान लिया हमने जीन ए का जो ऑर्डर है वो हमने क्या था, अभी क्या पढ़ा था, ATGC है, ठीक है। अब ये ऑर्डर क्या हो जाए, बदल जाए, ये क्या है, ऑर्डर है, अब ये ऑर्डर डिसऑर्डर हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, जैसे TAGC, तो भी ये म्यूटेशन कहलाएगा, ठीक। दूसरा, मान लिया जीन ए, देखो म्यूटेशन कई तरह से हो सकता है, ठीक है। जीन ए का ये जो ऑर्डर है ATGC, मान लिया यहाँ से ए डिलीट हो गया तो ऑर्डर क्या रह जाएगा, TGC, और आगे कोई एक और आ जाएगा, वो C भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिलीशन की वजह से क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट हो गया। इसी तरह से अगर इसके पीछे साइड होगा तब भी हो जाएगा। तो इस तरह से म्यूटेशन के कई मतलब कह सकते हैं लेवल हो सकते हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से जीन लेवल पे या फैक्टर लेवल पे बदलाव आ सकता है। और जब जीन लेवल पे बदलाव आएगा तो वो जीन जो प्रोटीन बनाएगा उसमें बदलाव आएगा, और प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन में बदलाव आएगा तो बाहरी लक्षणों में बदलाव आएगा। इतना समझ में आ लो, बोलो, ठीक। तो ये था म्यूटेशन। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कुछ म्यूटेशंस के, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम केस स्टडी अगर करें, नंबर 1 हीमोफीलिया। कुछ नाम ऐसे हैं जो सबने सुने होंगे, जैसे हीमोफीलिया। दूसरे नंबर पे सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तीसरे नंबर पे, जो क्योंकि हम NCERT की थ्योरी पे ही बात कर रहे हैं अभी, और NCERT में सिर्फ इन 3 का जिक्र किया है, इसलिए मैं 3 की बात कर रहा हूँ। फेनिल कीटोन्यूरिया, फेनिल कीटोन्यूरिया, ये तीनों के तीनों क्या हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं या जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। आप इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कह सकते हो या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर भी कह सकते हो। क्लियर, इतना तो आप समझ ही गए कि मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं, किस तरह से डेवलप होते हैं और किस तरह के चेंजेस किस लेवल पे होते हैं, ठीक। तो पहला केस हीमोफीलिया लेते हैं, ठीक, जो हम बात करेंगे अगले लेक्चर में।